सिर्फ इक्विटी में ना लगाएं पैसा, और अगले 6 महीने थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, उसके लिए तैयार रहिए, लेकिन डिसिप्लिन तो इन्वेस्टर्स ने रखा ही है। जो चीज़ क्लियरली स्टैंड आउट हुई है पिछले 6 महीने में कि जितने भी डोमेस्टिक इकॉनमी वाले स्टॉक्स हैं नरेन, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। चाहे वो ऑटोज़ हों, चाहे बैंकिंग हो, चाहे सीमेंट हो, और जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं जैसे आईटी है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम रही है। तो ये जो बाईपोलर नेचर मार्केट का रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा या फिर दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ है? नहीं, वो 6 महीने के बाद यहाँ जो सेक्टर बहुत ख़राब किया है, आईटी जैसा सेक्टर, वो सब सेक्टर इम्प्रूव होने का स्कोप है, क्योंकि जो सेक्टर का बहुत कम ज़्यादा गिरा है, वो सेक्टर रिवर्स होने का स्कोप है। वो सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा जब ग्लोबल मार्केट ऊपर चलेगा। वो समय में आईटी जैसा सेक्टर चलने का भी स्कोप है। हाँ, हमारा व्यू है कि जो सेक्टर आउट परफॉर्म किया है वो कम ऊपर जाएगा, और जो सेक्टर बहुत गिरा है वो सेक्टर ऊपर जाने का स्कोप ज़्यादा है। वही हम सोच रहे हैं अभी। ठीक है, तो अभी बैंकिंग पे क्या व्यू है आपका? क्योंकि बैंकिंग काफ़ी स्ट्रांग रहा है और हर रैली में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन बैंकिंग ने ही दिखाया है, तो वहाँ पर क्या व्यू है आपका? हमारा व्यू अच्छा है, लेकिन क्या है कि अभी यहाँ से अगला 3 से 6 महीने में जो वॉलेटिलिटी रहेगा वो वहाँ बैंकिंग में भी असर आ सकता है, क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स के पास बहुत बैंकिंग स्टॉक है। फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अभी नॉन परफॉर्मिंग लोन का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, और रिज़ल्ट भी देखेंगे तो बहुत सारा बैंक का रिज़ल्ट अच्छा आया है, इसलिए फंडामेंटल्स का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सभी फंड में देखेंगे तो 100 रुपीज़ में 30 रुपया बैंकिंग स्टॉक्स में है, इसलिए कोई रिडेम्पशन आता है तो बैंकिंग स्टॉक्स बेचना पड़ता है। इसके कारण ही बैंकिंग स्टॉक्स गिरा था पहले। इसलिए हमारा व्यू है कि बैंकिंग का फंडामेंटल्स अच्छा है, बट सेक्टर वॉलेटाइल रहने का स्कोप है। सेक्टर वॉलेटाइल रहने का स्कोप है। नरेन, इस साल चैलेंजेस क्या क्या होंगे मार्केट्स के लिए? जैसा आपने कहा कि अगले 6 महीने शायद थोड़े वॉलेटाइल और टफ भी रह सकते हैं, तो क्या क्या मेन चैलेंजेस होंगे? चैलेंजेस क्या हो गया कि इंडिया का वैल्यूएशन अभी चाइना का वैल्यूएशन से देखेगा तो डबल है, कोरिया ताइवान का वैल्यूएशन से देखेगा तो बहुत डबल है। जब यूक्रेन वॉर सेटल होता है, यूरोप का वैल्यूएशन बहुत कम हो गया, जापान का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। अभी चैलेंज क्या है कि इंडियन वैल्यूएशन इक्विटी में बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्रीज देखेंगे तो, क्योंकि हर एक मार्केट 20 से 30% गिरा है, इंडियन मार्केट गिरा नहीं है। इसलिए वैल्यूएशन डिफरेंशियल के कारण इंडियन मार्केट सस्ता नहीं है, वही एक चैलेंज है। आउटलुक 5 साल देखेंगे तो अच्छा है, लेकिन नियर टर्म में वैल्यूएशन भी देखना पड़ता है, और उसमें इंडिया सस्ता नहीं है, वही एक प्रॉब्लम है। लेकिन इंडियन कंपनीज अच्छा है, और इंडियन इकोनॉमी भी अच्छा है, और इंडियन आउटलुक भी डिसेंट है। बाकी कंट्रीज़ में आउटलुक में रिस्क है, वही उसके कारण ही इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी अच्छा गया है। ठीक है, तो इंडियन वैल्यूएशन का थोड़ा सा एक रिस्क है नियर टर्म में, और थोड़ा सा इंडियन मार्केट इस समय महंगा लग रहा है, लेकिन अगर आपका 5 साल का नज़रिया है तो शायद इतना एक्सपेंसिव ना लगे। तो नरेन, ये जो इनफ्लोज़ हैं, आपको लग रहा है कि ये अभी भी पीक नहीं हुए हैं? जो मैं डोमेस्टिक इनफ्लोज़ की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा इंडिया में डाला है, मेरे ख्याल डीमैट अकाउंट्स करीब 10 करोड़ के करीब हम पहुँच गए हैं। मैं एक बात कर रहा था कि शायद $5 बिलियन मंथली सिर्फ डोमेस्टिक हाउस होल्ड से मार्केट में आ सकता है आगे जाते हुए। आपको लग रहा है कि ऐसे नंबर्स आ सकते हैं, और अगर ऐसे नंबर्स आएंगे तो क्या ये मार्केट को और आगे काफ़ी ऊपर तक ले जा सकते हैं? हो सकता है, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी बड़ा है और अभी भी रिडेम्पशन भी बहुत है। ग्रॉस इनफ्लो $5 बिलियन है, नेट इनफ्लो $5 बिलियन नहीं है। इसलिए हमारा व्यू है कि जो हम 2017 में नेट इनफ्लो देखा, उतना भी लास्ट 2-3 मंथ्स में नहीं है। इसलिए हमारा व्यू है कि हो सकता है कि अगला 3 साल के बाद देखेंगे तो ये नंबर कम भी हो सकता है, ये कम नंबर दिखेगा, वो समय में ज़्यादा नंबर हो सकता है, नंबर ऊपर जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को हम क्या बताते हैं, डेट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड, हमने बैलेंस्ड एडवांटेज जैसा कैटेगरी, मल्टी एसेट जैसा कैटेगरी को भी इन्वेस्ट करने को बोला है, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने को बोला है अभी, क्योंकि जब यूएस फेड लास्ट रेट हाइक करता है
उसके बाद गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाने का बहुत स्कोप है, इसलिए वहाँ भी इन्वेस्ट करने को बोल रहे हैं। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नरेंद्र से ये कॉन्वर्सेशन जारी करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।